ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का ये फोर्थ वीडियो रहेगा। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी से पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। और जिन्होंने मेरी थर्ड वीडियो नहीं देखी है रेजिस्टेंस पर, ठीक है, तो वो थर्ड वीडियो पहले देखेगा, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट करेगा। ओके, तो समझ लेते भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है। सपोज हमारे पास कोई एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है इस लेट से L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A, ठीक। तो अगर ये वायर है हमारा, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जब हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था, पहले तो इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर कोई इतना बड़ा वायर है और एक इतना बड़ा वायर है, तो जो वायर लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक। एक बात तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास दो वायर्स थे, ठीक, एक ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक, और एक ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यानी कि क्या होता है कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी इनके बीच में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो अब अगर हम लोग क्या इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे और इन दोनों को कंबाइन करें, तो यहाँ पर R आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा और यह रहेगा L अपॉन A, तो L अपॉन A आ जाएगा, ठीक। हमें पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही एक इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ इक्वल लगाएंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट लेके आएंगे जिसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रो, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर रो क्या होता है, रो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को, ठीक, जो कि क्या होता है एक तरह का कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए ये चीज कांस्टेंट रहती है, ठीक, रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, पहले तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A हो जाएगा। अब यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालोगे तो A यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R इंटू A, और जो ये मल्टीप्लाई में L था वो अपॉन में चला जाएगा, यानी RA अपॉन L, यानी कि यहाँ पर रो इक्वल्स टू होगा RA अपॉन L। तो यहाँ की बात समझ में आती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो रो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन मटेरियल के लिए रो की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर वायर ले लें, ठीक है, अगर कॉपर वायर लिया, ठीक, अब इसकी लेंथ मैंने पहले इतनी रखी फिर इतनी रख दी, ठीक है, तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ये सेम मटेरियल है, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, ठीक है, उसकी लेंथ चाहे आप कितनी भी बड़ी या कम कर दो, रो की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू वैरी करेगी। डिफरेंस है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। अगर आप एक की यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कम ज्यादा कर दो, ये भी कॉपर था ये भी कॉपर था, ठीक है, रो की वैल्यू सेम रहेगी जबकि रेजिस्टेंस वैरी करेगा। कहने मतलब ये होता है कि जो रो होता है एक तरह का कांस्टेंट होता है जो कि केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी कि हो सकता है सिल्वर का रो और कॉपर का रो, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर एंड कॉपर में बी डिफरेंट, ठीक है, बट किसी एक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आप उसके लेंथ वैरी कराओ, क्रॉस सेक्शन एरिया वैरी कराओ, ठीक है, उसके रो यानी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। ओके, तो ये बात होगी, ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, ठीक। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी की बात करी जाए, यहाँ से थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लें L इक्वल्स टू लेंथ थी, लेंथ कितना 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ है 1 मीटर मान लिया, ठीक। एरिया था, एरिया को मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा R, भाई ये 1 हो गया ये 1 हो गया तो बचा गया रो इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आती है कि the resistivity of the material is numerically equals to the resistance,
ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा रेजिस्टेंस के, ठीक, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, जहां पर आपने क्या कर दिया है, लेंथ को यूनिट कर दिया है एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपने क्या कर दिया है, एरिया को यूनिट कर दिया है। ओके, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक। अगर आप क्या कर दो, लेंथ और एरिया को अगर 1 1 कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो रो होता है रेजिस्टिविटी होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है रेजिस्टेंस के। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ओके, बात आती है इसके यूनिट पर। तो यूनिट की बात करें तो यहाँ पर रो की यूनिट निकालनी, तो अगर रो की यूनिट निकालनी है यानी कि यूनिट ऑफ रो, अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, यूनिट ऑफ आर, तो यूनिट ऑफ आर यानी रेजिस्टेंस होता है, इसकी होती है रो, सॉरी ओम, ठीक। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। अब यूनिट ऑफ एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, ठीक। यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है, मीटर होती है। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर, ठीक है। तो यूनिट जो हो जाएगी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको एक चीज याद किया, जो सिल्वर होता है, सिल्वर ये हमारा बहुत ही अच्छा, यानी कि कह सकते हो सबसे अच्छा कंडक्टर अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है, हमारा सिल्वर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या होता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा कौन होता है, सिल्वर होता है। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल है, इसे देखते हैं करके। अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक, एक वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ कुछ L है, ठीक, इस कैपिटल L पर, ठीक, एंड रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, ठीक। इसको हमने क्या स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये और पतला हो जाएगा, और इसकी लेंथ क्या होगी, पहले L थी तो अब कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 2L हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, ठीक। तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले A था तो अब कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि अब हो जाएगा A/2, ठीक। अब देखते क्या कह रहा है कि अब हाउ विल इट्स आर चेंज, यानी कि उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा और उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस पर तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला क्या पता था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, अगर हम लोग पहले वाले जो पहले वायर की पहली कंडीशन थी उसके लिए रेजिस्टेंस R माने, L जो हो जाएगा कैपिटल L है और ये हो जाएगा A, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, अगर सिस्टमैटिक वैसे लगा दें तो ये आप यहाँ से लिखो, ये इसे नोट भले ना करना, यानी कि देखो क्या है, फॉर फर्स्ट वायर, जो पहले वाला वायर था उसके लिए जो लेंथ होगी L1 मान लेते हैं, L हो जाएगी, जो A1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A, ठीक। और रो तो सबके लिए, क्योंकि क्या मटेरियल तो भाई वही है ना, मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो रो तो मेरा रो ही रहेगा, तो 1 की वैल्यू रो हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाल ले, R1 निकाल ले, ठीक। तो R1, R का हमें पता है रो L अपॉन A होता है, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ सब जगह 1 हो जाएगा। तो R1 की जो वैल्यू रहेगी, तो रो 1 की वैल्यू हो जाएगी रो, L1 की वैल्यू L हो जाएगी और A1 की वैल्यू A हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट वायर के लिए, ठीक। अब इसी को देखो सेकंड वायर के लिए कर देखें, इसी को अगर सेकंड वायर के लिए या सेकंड और सेकंड वायर, ठीक। अगर सेकंड वायर के लिए इस वाले केस के लिए, ठीक, तो भाई L2 क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, ठीक। A2 क्या हो जाएगा, एरिया A/2 हो जाएगा,
और रो 2 क्या हो जाएगा, ये तो रो ही रहेगा क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या है, अगर यहाँ पर R2 निकाले तो R2 क्या होगा, रो 2 रो L अपॉन ये हो जाएगा। ठीक, अब रो 2 की वैल्यू रो हो जाएगी, L की वैल्यू 2L हो जाएगा और A यानी A/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो A अपॉन में तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ये जो नीचे का 2 ऊपर चला गया, फिर रो इंटू 2L अपॉन A, तो यहाँ पर होगा 2 टू द 4 रो L अपॉन A। ठीक, ये होगा, ये किसके बराबर है, ये R2 के बराबर है। अब देखें तो R2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 4। अच्छा ये क्या है, रो L अपॉन A, तो रो L अपॉन A प्लस क्या है R1, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो R1। यहाँ पर हमने देखा कि रो L अपॉन A की वैल्यू क्या है R1 है, यानी कि जहाँ पर ये चीज़ होगी वहाँ पर आप R1 लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, रो L अपॉन A के प्लेस पर आपने R1 लिखा। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन निकला, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस क्या था जिसका R1 था, अब अगर आप स्ट्रेच कर दोगे इसे, ठीक है, तो जो R2 हो जाएगा वो कितना, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, यानी कि पहले अगर रेजिस्टेंस 10 था तो अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिक सा रीजन, यानी कि जो R में चेंजेस आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे। ठीक, दूसरा पूछा गया उसमें कि रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई रेजिस्टिविटी हमने पता है कि सेम मटेरियल के लिए चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। अगर ये क्या है, ये अगर सिल्वर का था फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये भी सिल्वर का था, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, और चूंकि क्या की ऑलरेडी उसने एक ही वायर की बात कर रखी है तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का। ठीक है, तो ओके, थैंक यू आज के लिए।